हेलो दोस्तों, रीडिंग रिसर्च में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज दूसरा सेशन हिंदी का लेकर आए हैं। पहले जो वीडियो डाला गया था उसमें हम हिंदी भाषा का सामान्य परिचय का अध्ययन किए थे। आज हिंदी का भाग 2 है। इसमें आज हम अध्ययन करेंगे वो है भारतीय आर्य भाषा। ठीक, आइए चलते हैं पॉइंट पे। तो भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका काल है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय काल है 500 ईसा पूर्व से 1100 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय अवधि 1100 ईस्वी से जो अब तक चला रहा है, इसे हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं, हर एक पॉइंट को पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। प्राचीन आर्य भारतीय भाषा काल को भी हम दो भागों में बांटी। इससे पाणिनि महोदय ने छांदस या यास्क काल के नाम से संबोधित किया है, जिसका कार्यकाल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा है लौकिक संस्कृति। इस काल को पाणिनि महोदय ने संस्कृत एवं भाषा के नाम से संबोधित किया है, जिसका समय अवधि है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। दूसरा काल क्या था? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका अवधि है 500 ईसा पूर्व से 1100 ईस्वी तक। इस काल को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, पहला क्या किस में विभक्त किया गया है? तो प्रथम प्राकृत काल, जिसमें पाली भाषा का पाली भाषा का उल्लेख है। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक भारत की प्रथम देश भाषा भी पाली ही मानी जाती है। भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली में ही है। द्वितीय प्राकृत काल, जिसमें प्राकृत भाषा के नाम से जानते हैं इस काल को, इसका समय अवधि 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृत में हैं। भगवान महावीर के जो उपदेश दिया था, उसके सारे उपदेश किस भाषा में हैं? तो प्राकृत भाषा में हैं। तीसरा जो है हमारा, वह है तृतीय प्राकृत काल, जिसमें अपभ्रंश या आहवट आता है। देखिए, इसमें एक गलती हो गया दोस्तों। इसमें गलती हुआ, जो ये उपभ्रंश लिखा है ये होगा अपभ्रंश। इसे सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो अपभ्रंश जो है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, और जो आहवट है वो 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक चला आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, प्राकृत काल में संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा आते हैं। तीसरा जो है काल है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, जिसमें 1100 ईस्वी से अब तक जो चला आ रहा है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल ही है। इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। वह है प्राचीन हिंदी, जो 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी। मध्यकालीन हिंदी, वो है 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी। और जो आधुनिक हिंदी है वो 1850 ईस्वी से अब तक। ठीक, हिंदी का विकास क्रम, पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में भाषा का एक और रूप प्राप्त होता है, जिसे कुछ विद्वान आहवट नाम देते हैं, तो कुछ इसे अपभ्रंश ही मानते हैं। आहवट नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख विद्यापति की कृतिलता में मिलता है, जिसमें देसिल बयना सब जन मिठा, ते तैसन जम्पो आहवटा। नेक्स्ट पॉइंट, आकृतियाँ या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है।
जबकि संस्कृत संयोगात्मक एवं अंग्रेजी वियोगात्मक भाषा है। विश्व की 5 सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी तीसरे स्थान, जबकि चीनी भाषा मंदारिनी दूसरा तथा अंग्रेजी भाषा पहले स्थान पे है। आइए चलते हैं, देखते हैं राजभाषा के रूप में हिंदी, इसका कब कब अपनाया गया, किस में क्या विश्लेषित है, उसी चीज़ के बारे में है। तो राज्य या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहते हैं। राजभाषा जनता एवं सरकार के मध्य सेतु का कार्य करती है। राजभाषा हिंदी को संविधान में संवैधानिक रूप से संवैधानिक रूप से 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहते हैं। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है। ये कुछ पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंतर है और जो कि गलत हो सकता है। तो हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, और देवनागरी लिपि जो है वो नागरी लिपि भी कहते हैं, और देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है। जिस प्रकार ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, उसी प्रकार देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं की ओर लिखी ही जाती है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ ही भारत में राज्य भाषा नीति लागू हुई, जिसमें भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में राज्य भाषा का उल्लेख किया गया है। यह अनुसूची 8 भाषा से संबंधित है, जिसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो अनुसूची 8 में भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक उल्लेखित है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेखन है। कौन कौन से भाषा हैं? तो संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, बंगला, पंजाबी, मराठी, सिंधी, बोडो, डोगरी, संथाली, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, कन्नड़ और कोंकणी है। यह 22 भाषाएं उल्लेखित हैं, जिसमें अनुच्छेद 343(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ यानी भारत की राज्य भाषा हिंदी और इसकी लिपि देवनागरी लिपि ही होगी। अब चलते हैं राजभाषा के संवैधानिक स्थिति। ठीक है, हर भाग को, हर अनुच्छेद को हम इसमें क्या पढ़ेंगे, जिस अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा को अपनाया गया उसमें कौन कौन सा क्या दिया गया है। ठीक है, आइए चलते हैं। तो भाग 5 में अनुच्छेद 20 में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। भाग 6 के अनुच्छेद 210 में विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 ईस्वी को वीजी खेर के अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ये अनुच्छेद को याद कीजिएगा। अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 ईस्वी को वीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। ठीक है, तो अनुच्छेद 345 में प्रादेशिक भाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 346 में पत्रांती की राजभाषा अर्थात एक राज्य के दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया? तो 346 में। 347 में क्या किया गया है? तो इसमें किया गया है कि किसी राज्य की जनसंख्या एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान है।
सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों, विधेयकों, अधिनियमों तथा अध्यादेशों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान अनुच्छेद 348 में किया गया है। 349 में भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 350 में शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त भाषा का प्रावधान है और 350A में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण से संबंधित प्रावधान है। बहुत ही डीपली पढ़ेंगे और इतना डीपली कि कोई भी एग्ज़ाम हो आपके लिए एकदम श्योर रहेंगे कि अगर 10 क्वेश्चन आए तो भी 10 हिंदी का, और अगर 100 क्वेश्चन आए तो भी 100, और 50 क्वेश्चन आए तो 50 ही सही होंगे। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। और अनुच्छेद 350B में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी का प्रावधान है। हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। किसमें दिए गए हैं? तो 351 में। नेक्स्ट है संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, ओडिशा, तमिल और कन्नड़ को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिल चुका है। राज्य भाषा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो राज्य भाषा, सभी राज्यों की अपनी अपनी एक भाषा होती है, अपनी अपनी एक राज्य की भाषा होती है, अर्थात इसे ही राज्य भाषा कहते हैं, अर्थात इसे ही राज्य भाषा भी कहा जाता है। जिस अपने अपने राज्य यानी जितने भी राज्य हैं उसमें अपनी अपनी राज्य भाषाएं बोली जाती हैं। यह राज्य भाषा जब केंद्र के साथ उससे संपर्क या पत्र व्यवहार की आवश्यकता होती है तो वह राज्य भाषा कहलाती है, या उसे सहराज्य भाषा भी कहा जाता है। राज्य भाषा एक राज्य की सीमा निश्चित तक ही बोली या लिखी जाती है, और जो राष्ट्रभाषा होती है वह राष्ट्र की भाषा होती है, वह जिस भाषा के माध्यम से पूरे एक राष्ट्र में विचार विनिमय एवं संपर्क स्थापित किया जाता है। राष्ट्रभाषा एक भावात्मक क्षेत्र है। भारतीय संविधान में अभी किसी को भी राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया। इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि राष्ट्रभाषा हमारा हिंदी है, ठीक है। अभी भारतीय संविधान में अभी किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। संपर्क भाषा, वर्तमान में भारत की संपर्क भाषा हिंदी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी है। जो संपर्क भाषा यानी एक दूसरे से हमको जोड़ती है वह है राष्ट्र में है, अपने राष्ट्र में है तो हिंदी, और अगर हम दूसरे राष्ट्र यानी दूसरे देश में है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर कहा जाता है, उसमें हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसी कारणवश अंग्रेजी नंबर 1 पे है, ठीक है। मातृभाषा, महात्मा गांधी का कुछ कोटेशन है, कुछ कथन है, आइए देखते हैं उसको। तो महात्मा गांधी ने कहा है, मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितनी कि बच्चों के लिए शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। ये कोटेशन याद कीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि महात्मा गांधी द्वारा दिया गया कोटेशन कौन सा है, महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा कथन दिया गया, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। मानक भाषा, इस परिनिष्ठित भाषा तकशाली भाषा, साधु भाषा तथा नागर भाषा आदि नामों से जानते हैं। किसे जानते हैं? तो मानक भाषा को। अंग्रेजी भाषा में इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। मानक भाषा निश्चित ही शिक्षित वर्ग की शिक्षा के लिए पत्राचार एवं व्यवहार की भाषा होती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली प्रमुख भाषाएं वह हैं संस्कृत, हिंदी, पाली, मराठी, सिंधी, भोजपुरी, नेपाली, कोंकणी, मगही, राजस्थानी, मैथिली, नागपुरी, बोडो, कश्मीरी, डोंगरी, संथाली, गढ़वाली, आंगिका, खस एवं अन्य भाषाएं हैं जो कि संस्कृत में देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, ठीक है। 10 जनवरी 2006 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने प्रत्येक वर्ष भारत में हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। तो 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस के रूप में किसने कहा था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। कब कहा था? 2006 ईस्वी में। हिंदी दिवस 10 जनवरी को तथा विश्व हिंदी दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है, 14 सितंबर को।
हिंदी दिवस 10 जनवरी और विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर। भारतीय दूतावास ने सर्वप्रथम नॉर्वे में विश्व हिंदी दिवस मनाया था। खड़ी बोली को मानक हिंदी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, अर्थात मानक हिंदी भाषा का आधार खड़ी बोली है। हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं। हिंदी की जो है वो 5 उपभाषाएं होती हैं। कौन कौन सी? सौर सेनी अपभ्रंश जो पश्चिमी हिंदी बोली जाती है, एक होती है सौर सेनी अपभ्रंश, वो राजस्थानी हिंदी होती है। तीसरा मगधी अपभ्रंश, वो बिहारी हिंदी, और चौथा अर्ध मागधी अपभ्रंश, वो पूर्वी हिंदी, और पांचवा खस अपभ्रंश, वो पहाड़ी हिंदी में आता है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। इसे सबसे पुरानी प्राकृतिक भी कहते हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। भारत के क्षेत्रीय रूप में की बोली कहते हैं। भारत में जो क्षेत्र में बोली जाती है भाषा, उसे बोली कहते हैं। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम कौरवी है। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग फारसी शब्द की रचना में मिलता है। हम लोग आज हिंदी का दूसरा सेशन चल रहे हैं, और जो इसका कुछ भाग आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो पहले भाग में देख लेंगे, और हम अगले दिन तीसरा भाग इसका प्रोवाइड करा देंगे आपको। और जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक चैप्टर, तो इसका हम आपको 100 मॉक टेस्ट यानी प्रैक्टिस सेट, और एक ऐसा प्रैक्टिस सेट देंगे कि उसमें से आप 100 में 100 कोशिश ये कीजिएगा कम से कम 90 हो। ठीक है, अगर 90 हो जाता है तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। पॉइंट पे चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आहवट को पुरानी हिंदी के नाम से जानते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का कथन था कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां आती हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब कल का वीडियो जब हम आपको प्रोवाइड कराएंगे उसमें उपभाषाएं पढ़ेंगे। ठीक है, और हम अच्छे से एकदम हिंदी का तो धजिया उड़ा दिया जाएगा, हम लोग उड़ा देंगे। पॉइंट है, डॉक्टर हरदेव बाहरी दक्षिणी हिंदी को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखते हुए हिंदी को 18 बोलियां मानते हैं। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ताजुबेकी और निपाणी को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखते हुए हिंदी की 19 बोलियां मानते हैं। तो भोला प्रसाद 19, हरदेव बाहरी 18 मानते हैं। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, और अगले वीडियो में हम उपभाषाओं को पढ़ेंगे। और जब हमारा एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा। ठीक, इसमें कोई चिंता ना करें, और हमसे जुड़े रहें। हिंदी में एकदम हम लोग धजिया उड़ा देंगे हिंदी का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।